वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम लोग कुछ सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे थे और सैंपल पेपर 1 खत्म हो चुका और वो मैंने अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट physicsgyan.com पर। और सैंपल पेपर 2 के 4 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं बच्चों। और सैंपल पेपर 2 में ये है 5वां पार्ट। और जैसे कि आप देख रहे हैं, क्रेडिट गोज टू केवी संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति, बिकॉज ये सभी पेपर डिजाइंड हैं उनके टीचर्स के द्वारा, यानी केवी संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के एक्सपीरियंस टीचर्स ने इनको डिजाइन किया है। सो क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड 33 जो 5 नंबर में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो वो इस पार्ट में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। So let's start with section E। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ पीएन डायोड, है ना, पीएन जंक्शन डायोड जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, एज ए रेक्टिफायर। तो आपको बताना है कि किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है पीएन डायोड या पीएन जंक्शन डायोड। Explain with help of a circuit diagram the use of PN diode as a full wave rectifier। और फिर सर्किट बनाकर आपको बताना है फुल वेव रेक्टिफिकेशन कैसे करता है। तो ये बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी से पूछा जाने वाला सवाल है और निश्चित रूप से आपको किसी न किसी 3 में से किसी एक सेट में जरूर मिलेगा। अब क्या खाली 3 ही सेट होंगे? तो जवाब है नहीं। आपके जो है एक रीजन में 3 सेट होंगे बच्चों, तो अलग अलग रीजन में ऐसे 3-3 सेट करके अलग अलग होंगे। तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन प्रेजेंट रहेगा 3 में से एक सेट में। और में है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ एलईडीज। तो एलईडी की वर्किंग आपको बतानी है। विच सेमीकंडक्टर्स आर प्रेफर्ड टू मेक एलईडीज एंड व्हाई। गिव 2 advantages of using LEDs over conventional incandescent low power lamps। तो एनसीईआरटी में क्लियर कट पॉइंट्स में इसको लिखा गया है। तो अभी आपको क्या करना है बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए और कॉपी पेन उठाइए और जो कुछ भी आपको आता है इन 2 क्वेश्चंस के बारे में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वहां तो चॉइस रहेगी, पर अभी आपको दोनों करने बच्चों प्रैक्टिस के लिए। और वाला भी आप ये सोचें कि नहीं और है तो मैं खाली एक ही करूंगा या करूंगी, ऐसा नहीं। आपको दोनों करने हैं फॉर प्रैक्टिस। ये दोनों ही क्वेश्चन एलिजिबल हैं आपके एग्जाम में आने के लिए। सो राइट डाउन देयर आंसर्स, और जब आप आंसर लिख चुके हों फिर आप इसको वीडियो को प्ले कीजिए एंड लेट्स सी द सॉल्यूशन। पहले पार्ट का देखें अगर, तो जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, क्या प्रिंसिपल है उसका। An electronic device which converts AC power into DC power is called a rectifier। और पावर वर्ड हटा दें तो भी वैलिड है। The junction diode offers a low resistance path when forward biased and a high resistance path when reverse biased। This feature of junction diode enables it to be used as a rectifier। मुझे बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कि जंक्शन डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट क्यों कर पाता है, क्योंकि जब इसे फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो ये लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और जब रिवर्स बायस किया जाता है तो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो वन वे वाल्व की तरह ये काम करता है। अब फुल वे रेक्टिफायर को हम डिस्क्राइब करेंगे। रेक्टिफायर विच rectifies both halves of each AC input cycle is called a full wave rectifier। To make use of both the halves of input cycle, 2 junction diodes are used। तो इसका सर्किट बनाकर हम दिखाएंगे बच्चों। ये सर्किट हो गया, या जैसा एनसीईआरटी में बना हुआ है वैसा भी आप बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। बोथ आर वैलिड। कैसे काम करता है वर्किंग आपको आइडिया होना चाहिए कि हायर एंड ऊपर इसको अगर हम एस मान लें, नीचे वाले को एस डैश मान लें, वैसे यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए एस यूज किया तो S1 S2 मान लें और बीच वाले को O मान लें। तो जब किस तरह से हायर एंड, मतलब ये S1 अगर पॉजिटिव हुआ तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, रिवर्स बायस होगा, करंट ऐसे फ्लो होगी आउटपुट सर्किट में यानी लोड रेजिस्टेंस RL में। और नेक्स्ट इंस्टेंट पे जब साइकिल चेंज हो जाएगा, साइकिल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये जो S डैश या S2 है ये
हायर पोटेंशियल पर होगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर पॉइंट, सेंटर टैप एंड S1। तो डायोड 2 फॉरवर्ड बायस होगा और ये कंडक्ट करेगा। तो ये पूरा आपको डिस्क्राइब करना है अपने वर्ड्स में, हालांकि वो डिस्क्रिप्शन कोई नहीं पड़ेगा पर डिस्क्रिप्शन वहां होना चाहिए। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है बच्चों, तो मैं पढ़कर नहीं सुना रहा हूँ उसको, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं अगर चाहें तो, और नहीं तो अगर आपको आता है आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। पर ये नोट कीजिए कि आपको इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म बनाना जरूरी है। अच्छा, एनसीईआरटी में इस तरह से बने हुए हैं कि दो हिस्से दिखाएं कि डायोड 1 ने क्या किया, डायोड 2 ने क्या किया। तो यहाँ पर 1 2 की बजाय 3 डायग्राम वहां पर हैं, तो आप वैसे भी बना सकते हैं, और यहाँ जैसे एक ही डायग्राम में, मतलब 2 डायग्राम में पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। बोथ वेज आर करेक्ट एंड you will get full marks for both the explanations। दोनों के लिए पूरे नंबर मिलने वाले हैं आपको। नेक्स्ट पार्ट पे चलें, और पार्ट पे तो एलईडी को एक्सप्लेन किया बच्चों। एलईडी इज ए फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ऑप्टिकल एनर्जी ऑफ इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट रीजन। ठीक है, तो यहाँ अल्ट्रावायलेट को नहीं कवर किया, क्या अल्ट्रावायलेट एलईडी नहीं बनी है अभी? ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। जस्ट फाइंड आउट, क्या यूवी लाइट एमिट करने वाली एलईडी अभी डिजाइन नहीं हुई है? तो यूवी लाइट चाहिए तो क्या सिर्फ हम यूवी लैंप ही यूज कर सकते हैं, एलईडी भी यूज कर सकते हैं? जस्ट एक्सप्लोर इट। फिगर में हमने ये एलईडी का सर्किट बनाया है, तो इस डिस्क्रिप्शन को आप नोट कर सकते हैं चाहें तो, एलईडी कैसे काम करती है, और एनसीईआरटी से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया। द सेमीकंडक्टर यूज फॉर फैब्रिकेशन ऑफ विजिबल, ये सेकंड पार्ट है ना, और वाले का सेकंड पार्ट है, ये आंसर ही चल रहा है। विजिबल एलईडीज मस्ट एटलीस्ट हैव ए बैंड गैप ऑफ 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड इसके लिए काम करता है। यहाँ पर आता है 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर आता है एक्स। तो इसका जो बैंड गैप होता है, एनर्जी बैंड गैप 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये एडिशनल डेटा यहाँ पर हमारे पास है, यूज फॉर रेड एलईडी। और गैलियम आर्सेनाइड जिसका 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके लिए हम उसको यूज करते हैं इंफ्रारेड एलईडी के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई हमने अगर सिलिकॉन यूज किया या जर्मेनियम यूज किया तो एलईडी जो है कौन से रीजन में लाइट देगी? तो सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जर्मेनियम के लिए 0.7 है, तो दोनों ही इंफ्रारेड रीजन में मिलेंगे। LEDs have the following advantages: low operational voltage, less power consumption। आप देख ही रहे हैं आपके आसपास इस टाइम पे सभी LED बल्ब, LED ट्यूबलाइट्स हैं। फास्ट एक्शन एंड नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड। मैं भी जहां पर अभी आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ मेरे कमरे में LED बल्ब, LED ट्यूबलाइट्स ही मैं यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से दिख रहा है हमको। 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 100 ओम रजिस्टर, ओके, सी भी आ गया, आर भी आ गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से नहीं है। 8 हेनरी इंडक्टर, तो EMI एंड AC से, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन AC सोर्स, AC सोर्स के साथ हमने जोड़ा। फर्स्ट पार्ट, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स सच दैट करंट ड्रॉन इन द सर्किट इज मैक्सिमम। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, LCR सीरीज रेजोनेंस पर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी कॉल्ड? इसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सेकेंड पार्ट में है, इफ द पीक वैल्यू ऑफ EMF, अच्छा ये जानते हैं ना आप कैसे कैलकुलेट करना है, 1/2 ऑफ LC, तो वो फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं। इफ द पीक वैल्यू ऑफ EMF ऑफ द सोर्स इज 200 वोल्ट, ये आपको V0 दे दिया, फाइंड द मैक्सिमम करंट। तो V0 को अगर आप डिवाइड कर दें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी इम्पीडेंस से, Z से, तो V0/Z से आपको I0 मिल जाएगा, मैक्सिमम करंट मिल जाएगी। Then third part, draw a graph showing variation of amplitude of circuit current with changing frequency of applied voltage in a series LCR circuit for two different values of resistance R1 and R2, जहाँ पे R1 greater than R2 है। तो बच्चों ये ग्राफ एनसीईआरटी में बना हुआ है, वही ग्राफ आपको बनाना है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछे जाने के लिए मैं तो कहूंगा ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। डिफाइन द टर्म शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, तो आपसे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को कौन रिप्रेजेंट करता है वो आपको आइडिया होना चाहिए।
तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इनडायरेक्टली आपसे पूछा है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है टर्म बच्चों। अंडर व्हाट कंडीशन डज ए सर्किट बिकम मोर सेलेक्टिव। सो ये जो फोर्थ पार्ट आप देख रहे हैं ये छुपा हुआ क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपको दिखाई नहीं देता है कहीं पर। तो ये क्वालिटी फैक्टर यहाँ पर आता है, तो क्वालिटी फैक्टर का नाम नहीं लिया है और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की बात की है उसकी जगह इनडायरेक्टली। सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। इसके और पार्ट को भी देख लेते हैं हम। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन एसी जनरेटर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद हेल्प ऑफ ए लेबल डायग्राम। पूरा सेट डेरिवेशन है बच्चों, जिसमें डायग्राम आप बनाएंगे, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिखते हैं। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल having capital N turns each of cross sectional area A rotating with a constant angular speed omega in a magnetic field B directed perpendicular to axis of rotation। यानी I equal to I0 sin omega t E equal to E0 sin omega t, वो डेरिवेशन ये यहाँ पर आ गया। तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एसी जनरेटर का 5 नंबर के लिए। so let's see the solution। to draw maximum current फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए हम जानते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन को डिराइव भी कर दिया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करके, और क्योंकि यहाँ डिराइव किया हुआ है तो अब आपको ध्यान रखना है कि इट इज बेटर टू डिराइव। अगर आपके पास टाइम है तो ये छोटा सा फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। तो 39.80 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी आ गई। दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि पैरेलल में अलग होती है बच्चों। तो ये पीक करंट यहाँ पे निकाल दिए, 2 एम्पियर आ गया, 200/100। और ये वाला ग्राफ है दो रेजिस्टेंस R1 R2 के लिए, एनसीईआरटी में बना हुआ है। इसको आप और बेटर रिप्रेजेंटेशन के साथ बना सकते हैं। यहाँ रेजोल्यूशन पुअर हो गया है मेरे पास, इस डायग्राम में फैल गया डायग्राम। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज डिफाइंड एज क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर हम इसको कहते हैं, विच रिलेट्स हाउ फास्ट एनर्जी इज डिकेड इन एन ऑसिलेटिंग सिस्टम, कितना तेजी से एनर्जी का डिके हो रहा है। So Q equal to 1/R under root of L by C. It may also be angular frequency to the bandwidth of the circuit, omega R upon twice of delta omega. Very useful formula. Resonance is less sharp. Not only is the maximum current less, the circuit is close to resonance for a larger range of delta omega frequencies, and the tuning of the circuit will not be good. एक range में tune होगा, एक particular point पर नहीं। So less sharp the resonance, less is the selectivity of the circuit or vice versa। बच्चों ये लैंग्वेज आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, ये बहुत अच्छे से यहाँ समझाया गया है। Thus we see that if quality factor is large, that is R is low or L is large, the circuit is more selective। तो इसको अच्छे से नोट कर लें बच्चों, ये एक्सप्लेनेशन इज वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। और पार्ट में चलते हैं। तो एसी जनरेटर ये ट्रेडिशनल पार्ट है बच्चों, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। So practice it as it is। आप देख सकते हैं जो मैंने पढ़ाया है एसी वाली प्लेलिस्ट में, अगर आप जाएंगे मेरे चैनल की तो एसी वाली प्लेलिस्ट में आपको एसी जनरेटर वहां मिल जाएगा, वो बिल्कुल पूरा डिस्क्रिप्शन आपको यही मिलेगा। अब यहाँ से नोट करें वहां से नोट करें, या आपके पास जो है या एनसीईआरटी का, whatever is easy for you, you can go for that। बच्चों आगे लास्ट क्वेश्चन, आखिरी पड़ाव इस पेपर का। फर्स्ट पार्ट है डिफाइन ए वेव फ्रंट, वेव ऑप्टिक्स से है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए रे। सो वेव फ्रंट और रे में डिस्टिंग्विश करना है। डिपिक्ट द शेप ऑफ ए वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। लाइट डाइवर्ज हो रही है पॉइंट सोर्स से, वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा। कभी इसमें बनाया जाता है बच्चों 1 नंबर 2 नंबर में सवाल, और अभी आप देख रहे हैं 5 नंबर में सवाल बन गया। तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको ब्रेक करके 1 नंबर 2 नंबर वाले सवाल भी आपको मिल सकते हैं। पॉइंट सोर्स होता है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, हम जानते हैं। लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस, तो वेव फ्रंट प्लेन हो जाता है क्योंकि रेस को पैरेलल कर देता है। तो आपको कंपेयर करना है रे को वेव फ्रंट के साथ, दोनों थ्योरीज को साथ में लेकर चलना है। यूजिंग हाइगेन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग द passage of a plane wavefront from a denser into rarer medium।
तो बच्चों ये डेरिवेशन आ गया, 2 नंबर का डेरिवेशन होता है। आपको बताना है, सिर्फ डायग्राम बना के बताना है कि वेवफ्रंट जब जा रहा है डेंसर टू रेयर मीडियम में तो नॉर्मल से दूर कैसे हटेगा। ये वेव ऑप्टिक्स में शुरू में ही है, हाइगन प्रिंसिपल वहां। तो यू मस्ट राइट द आंसर, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है। और पार्ट में अगर हम बात करें, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन ऑफ द फेसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म इज फाउंड टू बी टोटली रिफ्लेक्टेड एज शोन। आप देख रहे हैं 90 डिग्री से बैंड हो गई है, जैसे कि पेरिस्कोप में भी होता है। पुराने वाले कैमरा में होता था, हम ऊपर से देखते थे और सामने का हमें दिखता था। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो हम देख रहे हैं 45 डिग्री के लिए TIR हो रहा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। When the prism is immersed in water, इसको पानी में डुबो दें, trace the path of the emergent ray for the same incident ray, indicating the values of all the angles, और उसके लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3। पानी में डुबो देंगे तो बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि रे जो है TIR को फॉलो ना करे, तो यू हैव टू फाइंड आउट। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, ट्राई इट योरसेल्फ, है ना, पहले खुद ट्राई करें और फिर जब अपना आंसर आप लिख चुके हो तब आप सॉल्यूशन देखें। तो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, 33 का। A wave front is defined as source of constant phase, या हम इसको बोलते हैं surface of constant phase. The ray at each point of a wavefront is normal to the wavefront at that point. तो ये ray और wavefront का connection हुआ। The ray indicates the direction of propagation of wave. ray के along energy propagate करती है, while the wavefront is the surface of constant phase. Second part पे चलें तो in case of light diverging from a point source, shape of wavefront is a spherical. Diagram बना के हमने बताया। In case of light emerging out of convex lens, when a point source is placed at its focus, the wavefront is a plane wavefront. फिर हम इसको डायग्राम बनाकर बताएंगे बच्चों, ये plane wavefront का representation. The following diagram shows the passage of plane wavefront from a denser into rarer medium. ये आप देख रहे हैं, normal से दूर हट रहा है wavefront. So you have to construct this diagram with all the relevant details. जितनी भी यहाँ पे जानकारी लिखी है, इंसिडेंट वेवफ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट, आपको ऐसे लिखना चाहिए। वेलोसिटी के बारे में जानकारी, मीडियम 1 मीडियम 2 के बारे में जानकारी। ओके, और वाले पार्ट पे चलते हैं बच्चों। ABC is a section of the prism. B is right angle. A and C are equal angles. ये डिस्क्राइब कर दिया हमने। पोरो प्रिज्म भी हम इसको कहते हैं। The ray PQ is normally incident on face AB, hence it is normally refracted, and the ray QR ये describe किया हमने, strike face AC at an angle of incidence 45 degree, diagram यहाँ होना चाहिए। It is given that the ray does not undergo refraction but is totally reflected. This gives a maximum value for the critical angle as 45 degree. तो 45 degree जो है ये क्रिटिकल एंगल यहाँ मिल रहा है हमें। तो हमने फॉर्मूला लगाया TIR का। बच्चों TIR बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है आपके पेपर में। तो sin C इक्वल टू sin 45 इक्वल टू 1/√2 इन द लिमिट सिंस म्यू इक्वल टू 1 अपॉन sin C, तो हमने यहाँ पर वैल्यू को रखा, तो म्यू मिनिमम हमें मिला √2। मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2। अब प्रिज्म को हमने पानी में डुबो दिया, इमर्ज्ड इन वाटर, तो क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास वाटर इंटरफेसेस उसका क्या होना है। तो यहाँ देख रहे हैं हम म्यू चेंज हो गया, हमारे पास म्यू चेंज हो गया है, तो क्रिटिकल एंगल चेंज हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आप ये कहाँ से लाएंगे वैल्यू 70.53 डिग्री। तो बच्चों यदि टेबल मिलती है एग्जाम में देन इट इज ओके, अदरवाइज ये ब्रैकेट में कहीं लिखा हुआ रहेगा आपके पास कि साइन इनवर्स 4/3√2, या इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो कुछ भी आ रहा है वो साइन इनवर्स की वैल्यू वहां लिखी रहेगी, तब आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप साइन इनवर्स में ही छोड़कर आएंगे एग्जाम में। सो क्रिटिकल एंगल चेंज हो गया बच्चों। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट R continues to be 45 degree, and since 45 degree is less than 70.53 degree, refraction taking place and the refracted ray is RS, the angle of refraction R is given by
म्यू जी साइन आई इक्वल टू म्यू डब्ल्यू साइन आर, हमने ये फॉर्मूला लगाया यहाँ से। और डिफरेंट एंगल्स हमको बताने थे बच्चों, तो ये हमने डिफरेंट एंगल्स कैलकुलेट करके यहाँ पे दिए हैं। अगेन वी नीड टेबल, साइन टेबल टू कैलकुलेट दिस। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर इज 48 डिग्री 36 मिनट, इस पर रे जाएगी। और इसका डायग्राम भी आपको बनाकर बताना होगा वहां पर, यहाँ दिया है नहीं दिया है डजेंट मैटर, पर इसका डायग्राम आपको वहां बनाकर बताना है। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया है ना? ये हमने 5 मार्क क्वेश्चन यानी पार्ट 5 इसको पूरा डिस्कस किया है। फिर भी जो भी आपकी क्वेरीज हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। नंबर है 9414489614। और ये पूरा पेपर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरी वेबसाइट physicsgyan.com पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद जब आप टेस्ट सीरीज सेक्शन में वहां जाएंगे, टेस्ट सीरीज में फिजिक्स सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट के का मटेरियल भी मैंने वहां डाला हुआ है। तो सैंपल पेपर 2 के नाम से आपको ये पूरा पेपर एक फाइल में और इसका सॉल्यूशन अगली फाइल में मिलने वाला है। ओके, तो मिलते हैं फिर नए पेपर सैंपल पेपर 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।